नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सिर्फ सरकार बदली है, बाकी कुछ नहीं बदला। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को चैलेंज किया कि वो अगर 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे तो मैं अपना अभियान वापस ले लूंगा। कई वर्गों में टीचर्स के नेम प्लेट बदल गए। वो व्यवसायी बिहार में सरकार बदलने से सिर्फ नेम प्लेट बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला। ये कहना है चुनावी रणनीतिकार से आगे बढ़कर बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर उर्फ पीके का। लेकिन बिहार की जनता में एक जनरल या तो उदासीनता है या गुस्सा है सरकार को लेकर, सरकार के किए गए कार्यों को लेकर, या जो उनकी आशा अपेक्षा रही है सरकार से, उसको लेकर कहीं ना कहीं मैं उदासीनता भी देखता हूं और काफी नाराजगी भी देखता हूं कई वर्गों में। प्रशांत किशोर ने न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह के साथ खास बातचीत में नीतीश कुमार पर कई बड़े हमले किए। पीके ने जहां 10 लाख नौकरी के वादे पर कटाक्ष किया तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताया। 15 तारीख को उन्होंने घोषणा की गांधी मैदान में कि मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा और 10 लाख रोजगार दे दूंगा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि आप अब नौकरी दे देंगे, तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न मन में आता है कि भाई तो पहले क्यों नहीं दे दिया। शराबबंदी लागू होती तो भी चलिए आप मान लेते कि चलिए वर्थ है परेशानी, लेकिन शराबबंदी भी लागू नहीं है। हर जगह होम डिलीवरी हो रही है, शराब माफिया का बोलबाला है, और लॉ उसके एवज में सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ रहा है। पीके की तरफ से हो रहे लगातार हमलों पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया। ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर जी पर कोई टिप्पणी करना बेकार है, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी पहले भी हमने कहा है और फिर हम उस बात को कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं है, वो व्यवसायी है, व्यापार करते हैं। प्रशांत किशोर 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन बिहार में सरकार बदलने के बाद दोनों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आप खबर तो समझिए। प्रशांत किशोर चुनावी सफल रणनीतिकार रहे हैं। पीके ने 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए काम किया और बीजेपी से अनबन के बाद 2015 में पीके नीतीश कुमार से जुड़ गए। 2015 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बन गई। पीके बीजेपी और जेडीयू के अलावे कई पार्टियों के लिए भी काम कर चुके हैं। बाद में पीके ने फिर जेडीयू ज्वाइन कर लिया और नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही दोनों में फिर से अनबन शुरू हो गई और प्रशांत किशोर को जेडीयू से निकाल दिया गया। प्रशांत किशोर अब बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। जन सुराज के तहत वो लोगों से मिलजुल रहे हैं और इसी दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बना ली। नीतीश कुमार अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। पीके को नहीं लगता कि नीतीश के इस मुहिम का राष्ट्रीय स्तर पर कोई असर होगा। पीके पर जब नीतीश कुमार से सवाल हुआ तो उन्होंने बहुत तीखा जवाब दे दिया, जिसके बाद से नीतीश और पीके के बीच अब सियासी अदावत और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। जुबानी जंग भी शुरू हो चुका है। बढ़ते आगे। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने जेडीयू विधायक बीमा भारती पर मानहानि का केस किया। मंत्री ने बीमा भारती को 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भिजवाया। वहीं बीमा भारती ने एक बार फिर से लेसी सिंह को मंत्री पद से हटाने की मांग कर दी। जेडीयू की 2 महिला नेताओं के बीच जंग। लेसी सिंह और बीमा भारती में तकरार तेज। बीमा के आरोप पर लेसी का लीगल नोटिस। नोटिस की कॉपी दिखाती ये है रुपौली से जेडीयू की विधायक बीमा भारती। बीमा भारती को मानहानि का नोटिस मिला है।
नोटिस भी कोई 1-2 लाख रुपए का नहीं, बल्कि 5 करोड़ का। ये नोटिस किसी और ने नहीं, बल्कि जेडीयू की ही महिला नेता और बिहार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने भेजा है। नोटिस आने के बाद हमको बोलना था कि जब नोटिस सब उन्होंने भेज दिया मेरे क्या चीज़ का नोटिस है? नोटिस मानहानि का दवा ठोकी है 5 करोड़ का, कि मेरा क्षति हुआ है 5 करोड़, तो उस पर नोटिस भेजने का काम की है। तो इसलिए हम अपने वकील के माध्यम से हम भी कानूनी रूप से नोटिस उनके भेजवाने का काम करेंगे। लेसी सिंह के नोटिस से नाराज बीमा भारती ने एक बार फिर से लेसी सिंह को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। बीमा भारती ने कहा कि मंत्री लेसी सिंह पर मर्डर का आरोप है, ऐसे में केस डाइवर्ट करने को लेकर मंत्री ने नोटिस भिजवाया है। एक ही मांग है कि जो गलत है उसको जो है कि मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाने का काम करे। मंत्री रहते हुए वह जो है केस का जो न्याय है, जो उसका जो परिवार है, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, बार बार नहीं मिल सकता है। बीमा भारती और लेसी सिंह के बीच ये अदावत तब शुरू हुई जब बिहार में नई सरकार का गठन हुआ और जेडीयू कोटे से लेसी सिंह को एक बार फिर से मंत्री बना दिया गया, जिससे नाराज बीमा भारती ने लेसी सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। अब उन्हीं आरोपों को लेकर लेसी सिंह ने बीमा भारती को मानहानि का नोटिस भेजा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, बीमा भारती और लेसी सिंह जेडीयू की ही विधायक हैं और दोनों का ही पूर्णिया जिला से ही संबंध भी है। एक ही इलाका होने की वजह से किसी एक को ही मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 2020 के पहले बीमा भारती मंत्री थी, जब लेसी सिंह को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। 2020 चुनाव के बाद लेसी सिंह मंत्री बनी और बीमा भारती को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। हालांकि 2021 में पूर्णिया में रिंटू सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। रिंटू सिंह की पत्नी ने राजनीतिक अदावत में हत्या की साजिश रचने का आरोप लेसी सिंह पर ही लगाया था। अब बीमा भारती इसी आरोप को लेकर लेसी सिंह पर हमला बोलती रही हैं। लेसी सिंह मंत्री बनी तो बीमा भारती ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके जवाब में लेसी सिंह ने बीमा भारती को अब 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई जिलों के बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने डकरा नाला सिंचाई परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और परियोजना को फिर से चालू करने का निर्देश दिया है। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़, कहीं पानी ही पानी तो कहीं पानी ना होने से परेशानी। यही है बिहार का हाल। इसी हाल और हालात को जानने के लिए पटना से बाहर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कई जिलों के बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, खगड़िया और समस्तीपुर जिले में हुई कम बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी आज 5 जिलों के हवाई सर्वेक्षण में निकले हुए और उसी दरमियान मुंगेर आए थे कुछ देर के लिए और इस दरमियान उन्होंने देखी समीक्षा किया कि किस किस प्रखंड में वर्षा की स्थिति क्या है। सीएम ने मुंगेर के डकरा नाला सिंचाई परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और परियोजना को फिर से चालू करने का निर्देश दिया। डकरा नाला पंप नहर परियोजना 1982 में शुरू की गई थी, जिससे मुंगेर और लखीसराय के 1200 एकड़ में सिंचाई होगी। करोड़ों खर्च के बाद भी ये परियोजना अधूरी है, जिसकी वजह से मुंगेर और लखीसराय के किसानों को सिंचाई में परेशानी आ रही है। डकरा नाला पंप नहर परियोजना जैसी कई योजनाएं आज खस्ता हाल में हैं। इनके ठीक हो जाने से कम उन इलाकों के किसानों की परेशानी एक हद तक कम हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, बिहार की भौगोलिक स्थिति बहुत ही अजीबोगरीब है। जहां आधा बिहार बाढ़ से परेशान रहता है तो आधा बिहार सूखे से। इस साल भी यही स्थिति बिहार में देखने को मिली। बिहार के कई इलाकों में जरूरत से कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण के जरिए इन जिलों के हालात को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी नुकसान किसानों का हुआ है उसकी भरपाई के लिए योजना बनाई जा सके और उनकी भरपाई किसानों तक पहुंचाई जा सके।
बढ़ते हैं आगे। बिहार बीजेपी के 10 नेताओं की वाई कैटेगरी सुरक्षा हटा दी गई है। जिन नेताओं की सुरक्षा हटाई गई उनमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, अररिया के सांसद प्रदीप सिंह, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के अलावा विधायक संजय सरावगी, संजीव चौरसिया और एमएलसी दिलीप जायसवाल शामिल हैं। तो 10 नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब बिहार बीजेपी नेताओं की सुरक्षा को हटा दिया गया है। अब हम आपको यह भी समझाएंगे कि इस वाई श्रेणी की सुरक्षा को आखिर दिया क्यों गया था और इसे क्यों हटाया गया है। और खबर के मायने समझने से पहले न्यूज़ 18 की अपील सुन लीजिए। बिहार में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है। हर रोज लोग बच्चा चोरी की अफवाह के शिकार बन रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसे में आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अफवाहों से बचकर रहें। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि न तो इस तरह की अफवाह फैलाएं, न फैलने दें। शक होने पर पुलिस को जरूर फोन करें। और अब आप खबर तो समझिए कि कहां से यह अफवाह फैली। सबसे पहले बच्चा चोरी की अफवाह उत्तराखंड से उड़ी थी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 2 लोगों की पिटाई कर दी गई। यूपी के देवबंद में बच्चा चोर समझकर मजदूर को गोली मार दी गई। गोली लगने से मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घर बनाने का काम कर लौट रहे ये मजदूर थे जिन पर गोली चलाई गई थी। वहीं यूपी के कासगंज में बच्चा चोर समझकर टावर कर्मचारी की पिटाई कर दी गई। यूपी के हरदोई में हैंडपंप से बांधकर युवक की बहुत पिटाई की गई। और यूपी के मुरादाबाद में बच्चा चोरी के आरोप में 2 लोगों को पीटा गया। यूपी के सीतापुर में 65 साल की महिला की पिटाई कर दी गई। और सिर्फ अकेले यूपी में अफवाह के चलते मारपीट की 30 घटनाएं हो चुकी हैं। और यूपी के बाद बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह फैलने लगी, जिसके बाद 8 सितंबर को सीतामढ़ी में 3 युवकों को सबसे पहले पीटा गया। उसके बाद तो कई जिलों में बच्चा चोरी की अफवाह उड़ने लगी। 10 सितंबर को कटिहार, बेगूसराय और वैशाली में मारपीट हुई। वहीं 11 सितंबर को पटना सहित कई जिलों में फिर से बच्चा चोरी के आरोप में हंगामा और पिटाई की गई। यानी बच्चा चोरी के आरोप में, अफवाह में लगातार भीड़ किसी न किसी को पीट दे रही है। बढ़ते हैं आगे। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित प्रोजेक्ट +2 हाई स्कूल सदमा में 5 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों द्वारा न सिर्फ स्कूल की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ किया गया, बल्कि स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के साथ मारपीट भी की गई थी, जिसके बाद स्कूल की छात्राएं बेहद डरी सहमी हैं। क्या रांची पुलिस का खत्म हो गया इकबाल? अपराधियों और उचक्कों में नहीं रहा कानून का खौफ? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन एक समुदाय विशेष के कुछ बदमाशों ने ओरमांझी के प्रोजेक्ट +2 स्कूल में कुछ छात्राओं के साथ न सिर्फ छेड़खानी की, बल्कि शिक्षकों के साथ भी मारपीट की थी और खुलेआम हथियार भी लहराए थे। राजधानी में खुलेआम हुई उस घटना को छात्र आज भी नहीं भूले हैं। छात्राएं आज भी सदमे में हैं और स्कूल के बाहर रविवार को भी भारी संख्या में पुलिस की तैनाती दिखी। हैदर अंसारी का बेटा सोहेल अंसारी का वही बोला कि हमसे नहीं बात करेगी तो हम उठा लेंगे, तुमको इतना दिन का टाइम देते हैं। 10 दिन का टाइम दिया और हम लोग वही जगह थे तो हम लोग सुन लिए। तो लड़की डरी हुई थी पूरा, उसका माँ बाप मतलब पिता नहीं है तो माँ भर, तो लड़की डरी हुई थी। तो मैडम लोग साथ हम जाने लगे तो वही समय पिस्टल हमको दिखाने लगे, तुम बाहर निकले तुमको मार के बिना नहीं जाएंगे। बच्ची लोग को भी साथ में छेड़छाड़ पूरा हुआ है। वो लोग 6 ग्रुप बना के आया, बच्ची लोग को भी बोल रहा कि किसी को पकड़ रहा, क्या कर रहा है। ओरमांझी के सदमा हाई स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं की छात्रा ने आप बीती बताते हुए कहा कि उससे समुदाय विशेष के लड़के लगातार छेड़खानी कर रहे थे, जबरन दोस्ती करना चाह रहे थे और लड़कियों का मोबाइल नंबर मांग रहे थे और नहीं देने पर जबरन उठाने और अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। ऐसे में रांची की डरी सहमी छात्राएं दुमका जैसी घटना से पहले ही रांची पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। और मेरा क्लास के बाहर आके मेरा नाम भी चिल्लाता था। जब हम कंप्लेन किए तो नहीं आने लगा। फिर दूसरा दिन जब दुकान जाने लगे ना, तब फिर बोला कि नंबर, तो हम बोले कि नहीं देना चाहते हैं नंबर।
तो लोग बोला ना कि 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर नंबर नहीं देगी ना तो उठा लेंगे, ऐसे कुछ बोलने लगा। स्कूल में घुसकर दिन दहाड़े उचक्कों के दुस्साहस का मामला जब तूल पकड़ा तब जाकर पुलिस रेस हुई और इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ और आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या अब स्कूल में सुरक्षित नहीं है लड़कियां? तलाश की जा रही है, हम लोग लगे हुए उसमें, पुलिस सारे हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग सीनियर अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीनियर एसपी सर, और उसी के अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो पूरे मामले को लेकर कहा जाए तो एसआईटी का भी गठन कर दिया गया, लेकिन जिस तरह की ये घटना है वो बताती है कि कहीं ना कहीं दुस्साहस जो है वो युवकों का बढ़ा हुआ था, उनके हाथ में हथियार थे और एक विशेष समुदाय का नाम जो है इसमें आ रहा है और कहीं ना कहीं जो आरोप हैं वो उन युवकों पर लगे हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर भरपूर प्रयास कर रही है। देखना होगा कि मामले में सफलता कब तक हाथ लगती है, क्योंकि जिस तरह का ये घटना हुई है वो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को भी डरा रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के श्रीधाम ज्योतेश्वर आश्रम में 99 साल की उम्र में स्वरूपानंद सरस्वती ने अंतिम सांस ली। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती बीते काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज बेंगलुरु में चल रहा था और हाल ही में आश्रम वापस लौटे थे। कल शाम 5 बजे परमहंसी गंगा आश्रम में समाधि दी जाएगी। स्वामी स्वरूपानंद 1950 में दंडी सन्यासी बनाए गए थे। ज्योतिर्मठ पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड सन्यास की दीक्षा ली और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। उन्हें 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली थी। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। शोक के इस समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।